तो ये मैं बेसिक इक्वेशन था जो हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन में और ऑलमोस्ट। एंड नाउ the shear stress strain diagram, so it's not already what discussed. So this is our stress and the strain, and this is our elastic, and then this is our simple diagrams. Okay, so this is a ultimate, this is a breaking, this is the elastic, this is a yielding. Okay, this is yielding. There are two types of yielding, but I'm showing only one type, the final yielding. Okay, this is yielding. So this day I'm not going to discuss on detail, already discussed in chapter 3rd semester, chapter 1. So this is our stress diagrams. Okay, just this for the elastic limit. After that if the load is removed, the body will regain its original position. This is our elastic limit. Okay, but according to Hooke's law, it should be the proportional limit, but almost the material is follow the elastic. Okay, so this is the elastic limit. तो ये मटेरियल में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन, जब स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, तो इसमें स्ट्रेन भी इसमें पैदा होता है, लेकिन जैसे फोर्स को हम हटाते हैं तो फिर ये बॉडी वापस आ जाता है। तो जो भी हमको मशीन डिज़ाइन एलिमेंट करना है, इतना करना है कि इसमें डिफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर मटेरियल सही ढंग से इसमें काम नहीं कर पाएगा। एक एग्जांपल दे रहे, फॉर एग्जांपल कि एक तो हम मान लो कि ये मेरा एक केजिंग है और इसमें हम लगा दिए हैं ब्लेड। ओके, इसमें लगा दिए हैं ब्लेड। अब इसमें अगर इसमें हीट करने से या इसका एक कुछ करने से अगर इसका ब्लेड में लेंथ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है, और लेंथ बढ़ने के बाद अगर हम इलास्टिक लिमिट से ऊपर लेकर चले जाते हैं तो आफ्टर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एंड नाउ इफ़ यू रिमूव द लोड, द मटेरियल doesn't regain its original position, means it's become the yield, means it's regain some permanent deformation. So it becomes some permanent deformation. That means if after yielding point if you remove the load, so it is comes to this path. So it is some deformations present in the material. So if you load applied and exceed the limit of the elastic limit, so depend the some material will become the elongations. Again we limit, again it's the deformation. Maybe chances of this blade may be wearing, may be touch with the casing, and some material will be the loss, and the efficiency of the blade will be down. So therefore we should be below the limit of the elastic limit of all material. तो हम जो भी मटेरियल डिज़ाइन करना है विद इन द इलास्टिक लिमिट करना है कि अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन पैदा आए भी तो वो फिर से रिगेन पोजीशन करे, उस परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या इसलिए कोई मशीन कंपोनेंट बनाना है तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि उसमें क्या डिफॉर्मेशन पैदा करना है कि नहीं करना है ऑलमोस्ट। लेकिन विद डिज़ाइन मशीन एलिमेंट में हमें रिजिड को देखना पड़ता है कि बॉडी में किसी का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो डिज़ाइन करने वक्त हम इलास्टिक लिमिट पे ही फोकस करेंगे, नॉट यील्डिंग। ओके, तो हर मटेरियल का अपना अपना एक यील्डिंग पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट दिखाया जाता है। फॉर हर मटेरियल के लिए एक प्रॉपर्टी होता है, कास्ट आयरन के लिए, निकेल के लिए, क्रोमियम के लिए, हर तरह का जो मटेरियल्स होते हैं मेटल्स फॉर्म्स में जो होते हैं जिसको बोलते हैं फेरस, तो ये नॉन फेरस मटेरियल का अपना एक हर चीज़ का प्रॉपर्टीज़ होता है। और उसको यूटीएम मशीन जो होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जाके हर मटेरियल का उसका टेस्टिंग, उसके प्रॉपर्टीज़ को चेक किया जाता है तो उसका कितना उसका यील्डिंग है, कितना उसका इलास्टिक लिमिट हुआ, उसी हिसाब से उस पर इतना मैक्सिमम लोड दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्टील का, ठीक है भाई, स्टील में मैक्सिमम जो इसका यील्डिंग पॉइंट है वो एक सर्टेन मैक्सिमम स्टील, फॉर एग्जांपल अगर 200 मेगा पास्कल हम लिख दिए कि ये इसका एक इलास्टिक लिमिट है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मटेरियल में डिफॉर्म हो सकता है। जब भी हम मटेरियल के साथ स्ट्रेस पैदा करेंगे वो 200 मेगा पास्कल के नीचे हमको 200 मेगा पास्कल के हमको इसके अंदर ही हमको मटेरियल को रखना है। ओके, तो हमको मटेरियल के इसके अंदर ही रखना है। तो ये याद रखना है कि मटेरियल का स्ट्रेंथ होती है। सभी को हम लोग जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो फाइनली एक हम लोग हैंड डाटा बुक तैयार करते हैं जिसमें हर एलिमेंट का स्पेसिफिकेशन, उसका एप्लीकेशंस, उसका स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस, मटेरियल कॉम्पोजिशंस, मटेरियल स्ट्रेंथ,
कंप्रेशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और प्रॉपर डायमेंशंस उसका दिया रहता है। उसको हम डाटा बुक या हैंड बुक में हम उसको कैटलॉग में जमा करते हैं, ताकि जब भी डिज़ाइन की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए फिर से हमको न्यू एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुछ तैयार करना है, एक शाफ्ट तैयार करना है, तो इसका ऑलरेडी सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में दिया हुआ होगा कि कितना एक्सटेंडेड डायमीटर के लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, किस मटेरियल के लिए कितना क्या होना चाहिए। तो इस सब का ऑलरेडी हम लोग हर तरह का स्टैंडर्ड जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो हम लोग टेस्टिंग करके, चाहे शियर स्ट्रेंथ चेक करके, बेंडिंग स्ट्रेंथ करके, टॉर्जन्स, कंप्रेशन, शियर, हर तरह का टेस्टिंग करके इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसको हम लोग जगह लिख लेते हैं, ताकि फर्दर में कोई इस पर डिज़ाइन करे तो उसको फिर से एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो आम भाषा में इसको एक कह सकते हैं कि सभी चीज़ को डाटा में क्लिक कर हम डाटा में जमा कर देते हैं, जिसको हैंड बुक कहेंगे। इसलिए डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट में हम लोग हैंड बुक की मदद से डिज़ाइन करते हैं। तो एग्ज़ाम में भी हैंड बुक इज़ अलाउड, तो तुम लोग अपने हैंड बुक को लेकर जा सकते हो डिज़ाइन करने के लिए। तो ना हो तो ये हम एक इलास्टिक लिमिट था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे, जो इसका प्रॉपर्टी जो कि बोल सकते हैं क्रशिंग। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रशिंग्स? क्रशिंग स्ट्रेस या क्रशिंग फोर्स, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कंप्रेशन से। क्रशिंग, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये मेरा मेटल शीट है। ओके, इट इज मेटल शीट ऑफ थिकनेस T, इट इज अ थिकनेस T एंड जस्ट वी गो टू ए होल। ओके, जस्ट ट्राई टू बिकम ए होल। और क्या करते हैं कि इसमें हम लोग जैसे मान लो कि ये मेरा एक होल शीट हुआ। ओके, एंड नाउ वी जस्ट एक यूज, तो जगह नहीं बन पा रहा है। ओके, एक वेट में कुछ सामान लेकर आते दिखाने के लिए। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और ये एक पिन, जैसे यहाँ पे एक होल बनाया गया था, तो ये एक होल हो गया सपोज, इसका एक बड़ा फिगर, और इसमें हम लोग इस मटेरियल को इसमें हम डाल रहे हैं। ओके, अब सपोज दैट क्या होता है कि जब इसमें हम एक फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इट विल ट्राई टू द ब्रेक, इट इज जस्ट ट्राई टू द मटेरियल व्हाट विल केसेस हियर। तो ये मटेरियल कहाँ तोड़ सकता है। तो इसमें बहुत सा केस हो सकता है कि ये मटेरियल जो यहाँ पुश करते हैं, तो ये मटेरियल इट विल ब्रेक फ्रॉम दिस पार्ट, मीन्स इट बिकम टू हाफ। दिस इज द हाफ एंड देन हाफ, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इसको तुम यहाँ पे देखो, सेकंड केस की जो चीज़ यहाँ पे मेरा टच है, ओके, जो मेरा टच है, इस चीज़ को इतना सा बाहर निकाल सकता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू फिगर्स, ओके, इतना सा पार्ट, क्योंकि ये मेरा पार्ट जो है इतना सा है, यहाँ पे करके खींचेगा तो जो इतना सा जो पार्ट मेरा है वो यहाँ से टूट सकता है। तो इतना तो पार्ट जो मेरा है वो बाहर निकल सकता है। ओके, इट्स अ सेकंड केस। एंड थर्ड केस, इसमें जो मेरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मेरा सीधे यहाँ पे देखोगे फोर्स में क्या हो रहा है कि फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं एफ, इसके ज़रिए से एफ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, एफ, यहाँ पे मेरा एफ, तो ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ओके, तो इट्स कॉल्ड द टेंसाइल। ओके, अगेन इन दिस केस, यहाँ पे जो मेरा जो पार्ट बाहर निकल गया है, जो पार्ट बाहर निकला है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग निकला, यहाँ तो फोर्स अप्लाई किए थे एफ। ओके, यहाँ तो फोर्स एफ किए थे। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट में क्या हुआ कि यहाँ से मेरा टूटा। दिस फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जस्ट रिमेंबर कि दिस फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इट्स हियर। तो यहाँ पे शेयर फोर्स पैदा होगा इस केस में। तो शेयरिंग से भी टूट सकता है और टेंसाइल से भी टूट सकता है। एंड फाइनली आई एम कमिंग ऑन द पॉइंट क्रशिंग।
मे बी कि ये जो पार्ट मेरा गोल जैसा है, दिस थिंग्स इट कैन नॉट बी ब्रेक बाई मे बी टेंसाइल और मे बी द shearing. It's maybe break by the crushing. Okay, तो crushing means when the force is applied here, जब हम force apply करते हैं इस केस में, तो ये जो मैं पार्ट ये बाहर नहीं निकलेगा. ओके ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा फिगर थोड़ा चेंज कर लेते हैं. ओके ये मेरा दिस पार्ट and this part and now this part means just this part will be this cases, means just your force apply this direction is not out from the shape is object but only the change of the shape, and because this is try to crush, इसको क्रश करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पार्ट बाहर नहीं होगा बल्कि पार्ट उसी के अंदर ही रहेगा. ओके और क्रशिंग की पहचान ये है कि यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या देख रहे हो, शियरिंग, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, टेंसाइल, जिसमें टेंसाइल और क्रशिंग दोनों का एक जोड़ होगा, लेकिन दोनों के जोड़ से जो चीज़ पैदा हुआ वो क्रशिंग हुआ. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन द क्रशिंग. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक क्रशिंग, एक कंप्रेस तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये कंप्रेशन के चलते इसमें क्या होगा, ये पार्ट मेरा इसके अंदर ही रहेगा. इस फिगर को हम और थोड़ा सा क्लियर कर दें हम, मीन्स फॉर एग्जांपल इस चीज़ को हम टॉप व्यू बनाएंगे, इसका हम लोग टॉप व्यू, इफ़ यू मेकिंग द टॉप व्यू, तो ओके तो ये मेरा एक गोल सा था, इसके ऊपर एक शाफ्ट, और जब इसको फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसको क्रश करते हुए जो होल है, क्रश करते हुए यहाँ तक लेकर चला जाएगा. ओके तो ये पार्ट मेरा क्रश हो गया, दब गया इसके अंदर. ओके तो यहाँ पे होगा मेरा क्रशिंग होगा. ओके और क्रशिंग के लिए ये जो पार्ट है आधा, इसके ऊपर क्रशिंग लगाएगा. नाउ तो इसमें शेयरिंग भी हुआ, साथ साथ कंप्रेशन भी हुआ, इसका पहचान हुआ इट इज़ ए क्रशिंग्स. Now last one is the bearing. What is the bearing pressure? The bearing pressure intensity is called bearing pressure intensity. यहाँ पे इसका एक में ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है कि जो भी मटेरियल हम बनाते हैं उसका अपने हर का एक बियरिंग प्रेशर होता है. कि फॉर एग्जांपल कि एक ये मान लो एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ अनदर ऑब्जेक्ट. ओके इसमें टू ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल एल्युमिनियम का है, एक मेरा मान लेते हैं स्टील का है. नाउ दिस मटेरियल इज ट्राई टू रोटेट अबाउट ऑन द सरफेस. ओके ये कि मटेरियल हुआ, ये इसके ऊपर ट्राई कर रहा है कि ताकि इसको रोटेट करना चाहते. तो इस सरफेस के ऊपर जो कांटेक्ट है, याद रखना कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उसमें जो पैदा होगा उसी को बोलेंगे बियरिंग. ओके बिकॉज बोथ आर द रोटेटिंग. ओके दिस इज रोटेटिंग. ओके नॉट टेंजेंशियल. अगर ये हो गया शियरिंग, क्योंकि इस फोर्स इसके साथ शियर हो गया. okay because this is a parallel, this is a cross section parallel to the cross section area. But if this force is just like rotating, and this is the bearing capacity, how much can be the bearing of this material when rotating is called the bearing pressure. So suppose that अगर यहाँ पे मेरा दो सरफेस हो गया, ओके टू सरफेस हो गया, और ये सरफेस हो गया, इसका डायमीटर कैपिटल D हो गया, इसका स्मॉल डायमीटर D1, इसका D2 हो गया, और इसी के ऊपर हम दूसरा भी रख दिए हम लोग हैं, तो इसके ऊपर बियरिंग प्रेशर क्या होगा. जस्ट रिमेंबर कोई गांव देहात में जो आटा पीसने का होता था, जस्ट लाइक ये हम एक बना दे रहे हैं आटा पीसने वाला चक्की, जिसको चक्की कहते हैं हम लोग हैं. आई थिंक चक्की बनता है, याद करो चक्की. तो चक्की में क्या एक सरफेस फिक्स है, दूसरे में रोटेट कर रहा था. इसमें मतलब क्या होगा, दोनों में क्या होगा, बियरिंग प्रेशर लगता होगा. तो बियरिंग प्रेशर का उसमें क्या होगा, बियरिंग प्रेशर मतलब नथिंग बट at the force by area. तो bearing force by area, and area means the contact area. कौन सा area contact हुआ, it's called the contact area. So this is bearing pressure when the two surface is contacted and when rotating, in the rotating case. So this is called the bearing pressure, and this bearing pressure of all the materials has a different values. तो सबका अपना एक अलग अलग वैल्यूज़ होता है. इसका बियरिंग टेस्टिंग करके हम लोग उस मटेरियल का टेस्टिंग निकालते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बियरिंग हमारा वाशर होता है जो लगाते हैं, नट से कस रहे हैं इसको हम लोग है, उसमें क्या है, उसमें बियरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए.
ठीक है ना। तो उसका भी हम लोग वो एक तरह का जो वाशर लगाते हैं और ताकि फिर नट कसते हैं, तो वो भी हमारे बियरिंग कैपेसिटी को ही शो करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे क्या होता है।